हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट और वी कुड से एंटरप्रेन्योरशिप। और ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज वेल एज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई शशि अग्रवाल चैनल। सो दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, कस्टमाइज्ड कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का भी कस्टमाइज्ड कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग। देखो, एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब होता है कि हम एनवायरनमेंट को बहुत केयरफुली एग्जामिन करते हैं कि व्हाट आर दी चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस, उसके अंदर क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्या हमारे लिए थ्रेट है। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी होती है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है। डिफरेंट सोर्सेज जो है यूज किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे हम इन्वायरमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं क्या वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्या हम उसको यूज एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्या वो हमें सफिशिएंट रिटर्न जनरेट कर सकती है अगर हम अपॉर्चुनिटी को यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग इसलिए की जाती है ताकि जो डिफरेंट, जैसे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, सोशल फैक्टर्स है, सारी चीजों को स्टडी किया जाता है तो उसका हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वायरमेंट को मॉनिटर करती है, सब फैक्टर्स को वो मॉनिटर करती है, उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करती है व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट आर दी थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि जैसे गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आती है तो उसमें लगता है कि हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, अगर हम उस एरिया के अंदर अपना बिजनेस सेटअप करें तो इट मे बी प्रॉफिटेबल। थ्रेट होता है कि हो सकता है गवर्नमेंट जो है हम पे ज्यादा टैक्स लगा रही है, या गवर्नमेंट जो है हम पे रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, या उसके अंदर हो सकता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो थ्रेट होता है कि जिसके अंदर क्या है कि हमारे लिए क्या है कि वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग से हमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का पता चलता है। तो देखो, जो प्रोसेस है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो वी हैव टू स्कैन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे लोगों की जो नीड्स और प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करके एंटरप्रेन्योर को लगता है कि इस चीज की आवश्यकता है, अगर मैं इस चीज को, मतलब इस चीज की अभी जरूरत है लोगों को, जो नीड फुलफिल नहीं हो रही, तो वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता है। और आफ्टर स्पॉटिंग द अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योर जो है उस आइडिया को जो है असेस करता है क्या वो फिजिबल है या नहीं है, क्या उसके बेसिस पे वो क्रिएटिव सोल्यूशन को निकाल पा रहा है कि नहीं पा रहा। इनोवेशन का मतलब होता है कि जो भी वो अपॉर्चुनिटी है उसको इनोवेशन बहुत ही क्रिएटिव सोल्यूशन जो है उसका प्रोवाइड करता है, और उसके बेसिस पे वो अपना नया यूनिट जो है सेटअप करता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है इसको असेस करने से जो एंटरप्रेन्योर है उसको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि ही गेट्स टू नो दी दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज, दीज आर दी थ्रेट्स व्हिच एग्जिस्ट इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। और कई बार क्या होता है कि देखो, जैसे वो बिजनेस को एनालाइज करता है, उसको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस के उसने उस चीज को आइडेंटिफाई किया जिसके बेसिस पे उसने अपना यूनिट एस्टेब्लिश किया, और वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर था, तो उसको इस बात का भी बहुत फायदा होता है। enable the firm to identify the opportunity and getting the first mover advantages। बिजनेसमैन जो इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसे मुझे यूज करना चाहिए। अर्ली स्टेजेस के अंदर जब किसी को भी पता नहीं होता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, तो मैक्सिमम बेनिफिट वो कैप्चर कर सकता है और वो अपनी कॉम्पिटिटर से काफी आगे जा सकता है। जैसे गुडलेस नैरोलेक कंपनी फर्स्ट कंपनी थी जिसको लगा कि कार पेंटिंग की इंडिया के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उस वक्त कोई पेंट कंपनी जो थी उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो नेरोलिक कंपनी ने इस अपॉर्चुनिटी को यूज किया और उसने कंसाइन पेंट कंपनी के साथ जो था कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और उसने कार पेंटिंग टेक्नोलॉजी जो थी इंपोर्ट की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है ही हैज टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, और उसी तरह हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल।
देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम समय-समय पे बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ें जो है हमारे बिज़नेस के लिए नुकसान पहुँचा सकती हैं और हमें अपने बिज़नेस के अंदर इस तरह की मॉडिफ़िकेशन, एडैप्टेशन, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो एनवायरनमेंट को स्कैन करना, अंडरस्टैंड करना बहुत ही नेसेसरी है, तो हमें पता चल जाता है कि इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मारुति और यो कंपनी ने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया तो उसको लगा कि ज्यादा फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है इंडिया के अंदर बिजनेस सेट करने लगी है, तो उन्होंने इस चीज को वार्निंग सिग्नल लिया और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो थी इनहांस करनी शुरू कर दी और अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी ताकि वो बिना किसी वेटिंग पीरियड के जो था कि अपने कस्टमर को कार सप्लाई कर सके। हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे जो बिजनेसमैन होता है उसको होता है कि हमने जो चीजें सप्लाई करनी है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सप्लाई करनी होती है, तो इसके लिए उनको बहुत कुछ चाहिए होता है, इनपुट चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो वो देखते हैं कि आउटपुट कितना चाहिए, तो वो रिसोर्सेज जो होते हैं जितना इन्वायरमेंट के अंदर अवेलेबल होता है डिमांड के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि वो स्कैनिंग करके जो है वो अपने आउटपुट के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। जब उनको पता चलता है डिमांड ज़्यादा होगी या डिमांड कम होगी तो उसके हिसाब से जो है वो इनपुट का इंतज़ाम करते हैं। हेल्पफुल टू एडजस्ट एंड अडैप्ट विद द रैपिड चेंजेस। देखो यहाँ पे बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है कि चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इतनी ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं तो उसका बिज़नेस के ऊपर भी जो है इम्पैक्ट पड़ता है। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट कंपनी जब स्कैन करती है तो इन चेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती है। तो क्योंकि जैसे आज के सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, तो सेंट्रलाइजेशन की बजाय कंपनी जो है दे आर मूविंग टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे अंबानी ब्रदर्स को लगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्विक डिसीजन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे मूव फ्रॉम डिसेंट्रलाइजेशन टू डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो चेंजेस एनवायरनमेंट के अंदर अकर हो रही थी। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। देखो जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं तो उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि ये चेंजेस हैं, ये कस्टमर की प्रेफरेंस इस तरह से चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी इस तरह से चेंज आ रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये कहती है। तो यहाँ पे जो हम अपने बिजनेस के लिए जो सही पॉलिसी और सही स्ट्रैटेजी जो है इन्वायरमेंट को स्कैन करके अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसी तरह जब बिजनेस एनवायरनमेंट को लगातार स्कैन किया जाता है तो कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को पहले से बेटर बना सकती है क्योंकि वो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस करती है और उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मैच करती है। तो उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तरक्की कर सकती है और अपना मार्केट शेयर और प्रॉफिट जो है पहले से बेटर कर सकती हैं। देखो स्कैनिंग का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, लीगल फैक्टर्स हैं, तो इनको अच्छी तरह से एग्जामिन किया जाता है, जिसके बेसिस पे देखा जाता है कि कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है बिजनेस के अंदर। तो जैसे स्पॉटिंग द अपॉर्चुनिटी, स्कैनिंग द एनवायरनमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस और उसके बाद प्रोजेक्ट लगाया जाता है। तो जब बिजनेस को स्कैन किया जाता है तो उसके बेसिस पे आइडियाज जनरेट होते हैं, जिसके बेसिस पे लगाया जाता है कि इस तरह के प्रोडक्ट और सर्विस की रिक्वायरमेंट है, जिसके बेसिस पे हमें इस तरह का बिजनेस जो है सेटअप करना चाहिए। तो एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर जैसे हम इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, ये थ्रेट है। तो जब हमने इन्वायरमेंट को समझना होता है तो हमारे पास डाटा और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर डाटा और इंफॉर्मेशन सही नहीं है तो हम अच्छी तरीके से इन्वायरमेंट को असेस नहीं कर सकते। तो इंफॉर्मेशन और डाटा का होना, एक्यूरेट डाटा और इंफॉर्मेशन का होना हमारे पास जरूरी है, जिसके बेसिस पे हम पॉलिसी और स्ट्रैटेजी को फ्रेम कर सकें। स्वॉट एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि हम इंटरनल एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें जो है अपना जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। एक्सटर्नल एनालिसिस से हमें पता चलता है, जिसके अंदर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है। तो इन्फॉर्मेशन, वर्बल इन्फॉर्मेशन जैसे कस्टमर के साथ कांटेक्ट होता है होलसेलर, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर से, तो ऑरली इन्फॉर्मेशन से कलेक्ट की जाती है। कंपनी की जो रिकॉर्ड्स होते हैं, पब्लिकेशंस होते हैं, वहां से ली जाती है। गवर्नमेंट की जो पब्लिकेशंस होती हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की पब्लिकेशंस होती हैं और जो बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं, वहां से इन्फॉर्मेशन जो है प्राप्त की जाती है।
तो डाटा को एनालाइज किया जाता है, तो इंफॉर्मेशन जो होती है उसको अवेलुएट किया जाता है और उसके बेसिस पे वायबल डाटा जो है सिलेक्ट किया जाता है और जिसके बेसिस पे प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया जाता है। तो हम देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि ये फैक्टर जो होते हैं इंटर रिलेटेड होते हैं, ये आइसोलेशन में नहीं होते। तो हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल पे। देखो माइक्रो लेवल पे, क्योंकि इन्वायरमेंट दो तरह का होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो कि कंट्रोलेबल नहीं होता। तो माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर जिसको हम टास्क इन्वायरमेंट एंड ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी कह देते हैं और जिसके साथ हमारा बिजनेस क्लोजली रिलेट करता है, इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है और जो हमारी परफॉर्मेंस को जो है प्रभावित करता है। कस्टमर जो होते हैं देखो किंग है, क्योंकि जो भी चीजें मैन्युफैक्चर करनी है, जो भी चीजें प्रोवाइड करनी है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करनी है ताकि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो हमारी चीजों को रेपिटेडली परचेज करेगा। तो कस्टमर के अंदर आ जाता है, हाउस होल्ड भी खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट भी खरीद सकते हैं, इंस्टीट्यूशन भी खरीद सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को जो है कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे प्रोडक्ट और सर्विस उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है दे शुड बी प्रोवाइडेड एट दी रीजनेबल प्राइस। सप्लायर जो है हमें इनपुट कंपोनेंट और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो सप्लायर के साथ भी अच्छा रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाना पड़ेगा। सप्लायर भी हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर सप्लायर हमें राइटली इनपुट ना प्रोवाइड करे तो जिससे क्या हो जाएगा कि हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। अगर बिजनेस का एक ही सप्लायर है और वहां पे प्रॉब्लम है तो वो हमें भी इफेक्ट करेगा। इसलिए क्या है कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ सप्लाई होना चाहिए। कॉम्पिटिटर जो है वो भी हमारे बिजनेस को बहुत नंबर ऑफ वे से इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजीज क्या है, कॉम्पिटिटर किस तरह से कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, किस तरह से नए प्रोडक्ट्स को लेके आ रहे हैं, किस तरह की सेल प्रमोशन पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो हमें भी इन्फ्लुएंस करती है। तो कस्टमर को जानना भी बहुत जरूरी है। पब्लिक के अंदर देखो लोकल पब्लिक जो लोकल पॉपुलेशन है वो हमें सपोर्ट भी कर सकती है, अपोज भी कर सकती है। उसी तरह ही देखो अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉस्पर बनाना है तो हमारा मीडिया के साथ जो है अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अगर पॉजिटिव मीडिया अटेंशन होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉस्पेरिटी के लेवल तक ले जाएगी और अगर नेगेटिव होगी तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेक कर देगी। तो पब्लिक रिलेशन मैनेजर को जो है मीडिया के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहिए। उसी तरह मार्केटिंग इंटरमीडिएट जो है होलसेलर रिटेलर्स, तो ये भी क्या है कि जो है हमारे बिजनेस यूनिट को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूसर और जो कस्टमर है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको मिनिमाइज करते हैं। अब हम देखते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट। देखो ये जो इन्वायरमेंट होता है ये जनरल इन्वायरमेंट होता है, अनकंट्रोलेबल होता है, का हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर डीपर इम्पैक्ट होता है। तो इसके अंदर होते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या मेजर इश्यूज हैं, क्या चेंजेस आ रही हैं। तो मैक्रो इन्वायरमेंट मींस द इन्वायरमेंट व्हिच इंक्लूड दोज फैक्टर्स व्हिच हैव अ डिस्टेंट रिलेशन विद बिजनेस। देखो यहाँ पे जैसे माइक्रो का नजदीकी रिलेशन होता है, इसका डिस्टेंट रिलेशन होता है जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सी चीज जो है हमारे लिए रेलिवेंट है, किस तरह से वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है। तो दीज आर द डायमेंशन ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट: मैक्रो इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर देखो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, हमारी इकोनॉमी के अंदर सोशलिस्ट सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है। किस तरह की सरकार की जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, और लोगों की जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किस तरह का है, कंडीशंस क्या है, नेशनल इनकम का लेवल क्या है, प्राइस लेवल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेवल क्या है। और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को इकोनॉमिकली इम्पैक्ट करते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकते हैं, थ्रेट भी हो सकते हैं। अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है क्योंकि जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली देयर विल बी मोर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स। और उसी तरह एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन एरियाज ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज इंक्रीज्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इसी तरह जनरल इन्वायरमेंट देखो हाई इन्फ्लेशन रेट जो होता है कॉस्ट को बढ़ा देता है, और अगर टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट जो होती है वो अगर रेज हो जाती है तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होती है। उसी तरह इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर हम समझते हैं कि सेविंग का रेट क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन क्या है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, और मनी की सप्लाई क्या है।
सोशल, कल्चरल एंड डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। इसके अंदर सोशल और कल्चरल फोर्सेस आ जाती हैं, लोगों के कस्टम्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है, नॉर्म्स क्या है, एथिक्स क्या है। तो सोशल एनवायरनमेंट को जो है यहाँ पे स्टडी किया जाता है। और जैसे फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, जैसे अब जॉइंट फैमिली सिस्टम ब्रेक हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली आ रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या है, एजुकेशन लेवल, लिटरेसी रेट क्या है, लोगों की कंजम्पशन हैबिट्स क्या है, सोशल एटीट्यूड्स क्या है, कस्टम्स रिचुअल्स क्या है। तो ट्रेडिशनल्स होते हैं जो काफी सदियों तक चलते हैं। तो इससे काफी स्पेसिफिक गयन्स आते हैं, जैसे दिवाली की सेलिब्रेशन है, दशहरा है, ईद है, गुरपुरब है, क्रिसमस है। तो इन फेस्टिवल के अंदर लोग जो है गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, ज्यादा परचेजेस करते हैं। तो ये होता है कि मॉरल प्रिंसिपल्स क्या सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं, जैसे फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। सोशल ट्रेंड क्या है कि किस तरह की चेंजेस जो है सोसाइटी के अंदर आ रही हैं, जैसे आजकल लोग हेल्थ के प्रति ज़्यादा हो रहे हैं। तो सोशल एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट होता है कि जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो वो हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि फ्रीडम से लोग खरीदना चाहते हैं, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस। सोशल जस्टिस है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की। और उसी तरह हेल्थ और फिटनेस ट्रेंड जो है वो जिम, मिनरल वाटर और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनकी वो डिमांड करते हैं। डेमोग्राफिक होता है साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की कंपोजिशन क्या है, पॉपुलेशन में किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा हैं। तो अगर पॉपुलेशन राइज हो रही है तो डेफिनेटली लेबर अवेलेबल होगी, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर है कि जैसे हम देखते हैं कि क्या-क्या टेक्निक्स आ रही है, किस तरह से हम न्यू प्रोडक्ट्स और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यू वे से, न्यू मेथड से। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट थ्रेट भी है, अपॉर्चुनिटी है। तो बिजनेस जो है उसको देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी के अंदर क्या-क्या चेंजेस आ रही हैं। जैसे आईटी सेक्टर डेवलप हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर टेक्नोलॉजी हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन दे आर बिकमिंग मोर कंप्यूटराइज्ड, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब देखते हैं कि जैसे डिजिटल वॉचेस हैं तो ट्रेडिशनल वॉचेस खत्म हो गई है, मल्टीप्लेक्स सिनेमा है, तो ट्रेडिशनल थिएटर बिल्कुल खत्म हो गए हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट के साथ रिलेट है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसका मतलब चल रहा है कंट्री के अंदर, उसकी फिलॉसफी क्या है, किस तरह की पॉलिसीज बनाती है, किन चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा मतलब इंक्लाइन है, किस तरह से वो कानून बनाती है। तो वो हमारी वर्किंग को जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। तो बिजनेसमैन को जो है हैज़ टू स्कैन द इम्पैक्ट ऑफ प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट इन द कंट्री एंड मेक द सुटेबल डिसीजन। मेजर एलिमेंट है कि कंडीशन, कंट्री के अंदर पॉलिटिकल कंडीशन पीसफुल है या अनपीसफुल है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो गवर्नमेंट है कोलिशन तो नहीं है, सिंगल मेजर पार्टी है। और गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है, गवर्नमेंट की फिलॉसफी क्या है, गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है। वो सारी चीजें जो है बिजनेस को, मैन को देखनी पड़ती है। जैसे ब्यूरोक्रेसी का जो एटीट्यूड है वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, तो वो हर्डल भी डाल सकते हैं। जैसे जनता पार्टी गवर्नमेंट के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रति हॉस्टाइल थी, तो उन्होंने जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उन पे बैन लगा दिया। जैसे नरेंद्र मोदी जो है, इन्होंने काफी सारे प्रोग्राम बनाए, डिजिटल इंडिया बनाया, मतलब ऐसे स्लोगन्स दिए। तो मतलब डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है। लीगल फ्रेमवर्क होता है कि लॉ और लेजिस्लेशन किस तरह से काम करते हैं। तो लीगल एनवायरनमेंट जो है काफ़ी सारा कंस्ट्रेंट डालता है। इसके अंदर जैसे गवर्नमेंट की क्या, किस तरह के रूल जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को करते हैं, जो डिसीजन किस तरह से लिए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है लीगल एनवायरनमेंट को स्टडी करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसी तरह क्या है, जैसे एफडीआई के अंदर काफ़ी सारी रिलैक्सेशन है, तो एमएनसी भी एंटर कर चुकी हैं। और कैपिटल मार्केट के अंदर भी काफ़ी सारे कंट्रोल रिमूव कर दिए गए हैं, जिसके द्वारा कैपिटल भी बड़ी आसानी के साथ जो है रेज की जा सकती है। तो लीगल एनवायरनमेंट देखना पड़ता है कि किस तरह से जो हमारी देश की सरकार है वो किस तरह से लोगों को रिलैक्स कर रही है, कि स्ट्रिक्ट लॉज हैं या लिबरलाइज लॉ हैं। तो वो देखना पड़ता है, लीगल एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ता है।